सर्दी की कुनकुनी धूप में बैठी मैं कई दिनों से अपने अधूरे पड़े स्वेटर को पूरा करने में जुटी थी। तभी अचानक मेरी बचपन की सहेली मीरा ने आकर मुझे चौंका दिया। क्यों मीरा, तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपनी सहेली से मिलने की? तुमने बेटे की शादी क्या की, मुझे तो पूरी तरह भुला दिया। कितनी सेवा करवाओगी और कितनी बातें करोगी अपनी बहू से। कभी कभी हम जैसों को भी याद कर लिया करो। कहाँ की सेवा और कैसी बातें। मेरी बहू को तो अपने पति से ही बातें करने की फुर्सत नहीं है। मुझसे क्या बातें करेगी और क्या मेरी सेवा करेगी? मैं तो 6 महीनों से घर छोड़कर एक वृद्धाश्रम में रह रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोल उस मीरा से जिसने अपना सारा जीवन, अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए होम कर दी थी। आज उसी बेटे ने उसके सारे सपनों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। अपने बेटे अमन के लिए मीरा ने क्या नहीं किया। अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे, अपने भविष्य की चिंता किए बिना अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर उसे मसूरी के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेजा। इस सब के लिए उसे घोर आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। फिर भी वह हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर खुशी खुशी सब सहती रही। जब भी मिलती अपने बेटे की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती। वह अपने बेटे को खरा सोना कहती। मैं बहुत कुछ समझ रही थी, पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बात बदलकर मधु की पढ़ाई और शादी पर ले आई। शाम ढलने से पहले ही मीरा आश्रम लौट गई, पर छेड़ गई अतीत की यादों को। उसकी स्थिति मेरे मन को बेचैन किए थी। बार बार मन चंचल बन उस अतीत के विचरण कर रहा था जहाँ कभी मेरे और मीरा के बचपन से युवावस्था तक के पल गुजरे थे। मीरा मेरे बचपन की सहेली और सहपाठी थी। उसका एक ही सपना था कि बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करती थी। 10वीं की परीक्षा में पूरे बिहार में 10वें स्थान पर रही थी। अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसके पिता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा समाप्त होते ही विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी इस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद उसे आशा थी कि शायद पति की सहायता से अपना सपना पूरा कर पाएगी, पर उसका पति तो एक तानाशाह किस्म का था जिसे लड़कियों की पढ़ाई से चिढ़ थी। इसलिए उसने डॉक्टर बनने के रहे सही विचार को भी तिलांजलि दे दी और अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह अपनी शादी में रम गई तो कुदरत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को भरी जवानी में खो दिया। वह अपने 3 वर्ष के अबोध बेटे अमन और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रह गई। वैद्यों ने भले ही उसे तोड़ दिया था, पर उसने अपने आप को दीनहीन नहीं बनने दिया। हिम्मत नहीं हारी। भाग दौड़ कर अपने पति के बिजनेस को संभाला, पर अनुभव के अभाव में उसे सही ढंग से चला नहीं पाई। फिर भी खर्च के लायक पैसे आ ही जाते थे। उसके पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए कोई करीबी नहीं था जो उसे किसी प्रकार का संरक्षण दे। फिर भी उस कर्मठ औरत ने हार नहीं मानी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। मीरा के घोर परिश्रम का ही परिणाम था कि अमन आज IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अहमदाबाद के प्रसिद्ध कॉलेज से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काफ़ी ऊंचे पद पर काम कर रहा था। अपने बेटे की सफलता पर गर्व से दमकती मीरा की तृप्त मुस्कान देख मुझे लगता अंततः कुदरत ने उसके साथ न्याय ही किया। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं, पर आज स्थिति यह कि वह वृद्धाश्रम में आ गई है, वह भी अपने बेटे की शादी के मात्र 1 साल बाद ही। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मेरे मन की परेशानी को मधु ने
न जाने कैसे बिना बोले ही भाप लिया था। बोली, क्या बात है मम्मा, जब से मीरा मौसी गई हैं आप कुछ ज़्यादा ही परेशान और खोई खोई लग रही हैं। मैं आज यही सोच रही हूँ कि इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है कि आज के उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के भी अपने रिश्तों को अहमियत देने के बदले पैसों के पीछे भागते हैं। इनके आचरण इतने घटिया हो जाते हैं कि ना माता पिता को सम्मान दे पाते हैं और ना ही उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं। क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाकर, जहाँ के शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट का ही ज्ञान देते हैं, आचरण और संस्कार का नहीं। मम्मा, आपको बुरा लगेगा, पर आप हमेशा अपने संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देती हैं और यह भूल जाती हैं कि समय में परिवर्तन के अनुसार इनमें भी बदलाव स्वाभाविक है। आधुनिक युग में शिक्षा नौकरशाही प्राप्त करने को साधन मात्र रह गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए आचरण चंद लाइनों में लिखी इबारत होती है। फिर आचरण का मूल्य ही कहाँ रह गया है। शिक्षक भी क्या करें, उन्हें सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मान लोग पैसों से तोलते हैं। जब माता पिता को बच्चे के आचरण से ज़्यादा किताबी ज्ञान प्राप्त करने की चिंता रहती है, तो शिक्षक भी यही सोचते हैं कि भाड़ में जाए संस्कार और संस्कृति, जिसके लिए वेतन मिलता है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अर्थ ही आज के समाज में लोगों का कद तय करता है। इसी सोच के कारण अर्थ के पीछे भागते लोगों के अंदर भोग विलासिता इतनी बढ़ गई है कि उन्हें उसूलों और मानवता के लिए आत्म बलिदान जैसी बातें मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद लगती हैं और करीबी रिश्ते व्यर्थ के माया जाल लगते हैं, जो उन्हें मिली शिक्षा और संस्कार के हिसाब से ही सही हैं। अगर आप अपने अंदर झांकिएगा तो आपको खुद अपनी बातों का खोखलापन नजर आएगा, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे भागने की प्रेरणा सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता से ही मिलती है, जो अपने बच्चों को अच्छा व्यक्ति और नागरिक बनाने से ज़्यादा इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करें। उनके नंबर हमेशा अपने सहपाठियों की तुलना में ज़्यादा हों, यहाँ तक कि अपने बच्चों की उन्नति के लिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा संसाधन प्रयोग करते हैं, जिसका बोझ कहीं ना कहीं बच्चों के दिलो दिमाग पर रहता है। माता पिता की यही लालसा शिक्षा के रचनात्मक विकास के बदले तनाव, चिंता और आक्रोश का कारण बनती है, और कभी कभी आत्महत्या का भी। मम्मा, क्या अब भी आपको लगता है कि सारा दोष इस नई पीढ़ी का ही है? अगर लड़कियां रिश्तों से ज़्यादा अपने करियर को अहमियत दे रही हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उनकी यह सोच उनकी अपने ही माता पिता और बदलते समय की देन है। पुरुषों तो वैसे भी भावनात्मक तौर पर इतने अहमवादी होते हैं कि अपने करियर को परिवार के लिए विराम देने की बात सोच भी नहीं सकते, तो लड़कियां ही सारे त्याग क्यों करें? यह आपसी टकराव सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस स्थिति को आपसी समझदारी से ही सुलझाया जा सकता है, नई पीढ़ी को कोसने से नहीं। चुप क्यों हो गई? और बोलो। नैतिक मूल्यों को त्याग सिर्फ भौतिक साधनों से लोगों को सुखी बनाने की बात करूं। यह संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं कि समाज और परिवार को त्याग, ममता और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को भूल सिर्फ अपने लिए जीने की बात करो। जैसे अमन ने अपने सुखों के लिए अपने वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। मुझे पता है भविष्य में तुम भी अमन के नक्शे कदम पर चलोगी, क्योंकि अमन कभी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। जहाँ तक मेरी बात है मम्मा, वह तो बात की बात है। अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, पर एक बात ज़रूर है कि मीरा मौसी के वृद्धाश्रम जाने की बातें सुन अमन से आपको ढेरों शिकायतें हो गई होंगी। पर जैसे आप मीरा मौसी को समझती हैं, मैं अमन को समझती हूँ। सच कहूँ तो मीरा मौसी अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। कभी आपने सोचा है, संतान का कोई भी कर्म, सफलता या विफलता, सब कहीं ना कहीं उसके माता पिता की सोच और परवरिश का परिणाम होता है। वह मीरा मौसी ही थी
जिन्हें कभी जुनून था कि उनका बेटा हमेशा अव्वल आए, वह इतनी ऊंची उड़ान भरे कि कोई उसके बराबर ना आ पाए। नाते रिश्तेदार सब कहे कि देखो यह मीरा का बेटा है, जिसे मीरा ने अकेले पति के बिना ही कितने ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, जहां विरले ही पहुंच पाते हैं। आपको याद है मम्मा? याद कैसे नहीं होगा? मीरा मौसी अपना हर फैसला तो आपकी सलाह से ही लेती थी। अमन की दादी जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। उनके प्राण अपने बेटे की अंतिम निशानी अमन में अटके हुए थे। बार बार उसे बुलवाने का अनुरोध कर रही थी। उस समय अमन दिल्ली में आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, पर मीरा मौसी ने उसे पटना बुलाना जरूरी नहीं समझा। उनका कहना था कि अगर वह फ्लाइट से भी आएगा तो भी 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे और फिर दादी को देख डिस्टर्ब हो जाएगा, वह अलग। उन्होंने दादी के बीमार होने तक की सूचना अमन को नहीं दी, क्योंकि अमन भी अपनी दादी से बेहद प्यार करता था। यहाँ तक कि दादी का देहांत हो गया तब भी अमन को सूचित नहीं किया गया। अमन का जब आईआईटी में चयन हो गया और वह पटना आया, तब उसे पता चला कि उसकी दादी नहीं रही। वह देर तक फूट फूट कर रोता रहा, पर मीरा मौसी अपनी गलती मानने के बदले अपने फैसले को सही बताती रही। ऐसा कर अमन के अंदर स्वार्थ का बीज तो खुद ही उन्होंने ही डाला। अब वह हर रिश्ते नाते और अपनी खुशी तक को भुला सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहा है। तो क्या गलत कर रहा है? माँ का ही तो अरमान पूरा कर रहा है। अमन मीरा मौसी की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा। उसने अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी की। उसके बदले वह अपनी माँ से सिर्फ इतना ही चाहता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसके साथ मीरा मौसी उसकी शादी करवा दे। उसकी बात मानने के बदले मीरा मौसी ने हंगामा बरपा दिया, क्योंकि उन्हें जुनून था कि उनकी बहू भी ऐसी ही हो, जो नौकरी के मामले में उनके बेटे से कतई 19 ना हो। अमन जिसे प्यार करता था वह लड़की अभी पढ़ ही रही थी। अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने अमन की एक भी नहीं सुनी, न ही उसकी खुशियों का ख्याल किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह मखमल की टाट का पैबंद नहीं लगने देंगी। उन्होंने अपनी जान देने की धमकी दे अमन को फैसला मानने पर मजबूर कर दिया और उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की रिया से करवा दी। अपनी सोच के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के जीवन को एक नई दिशा दी, अपनी सारी इच्छाएं पूरी की। पर अब हाल यह है कि बेटा बहू दोनों काम के बोझ के तले दबे हैं। कभी अमन घर से महीने भर के लिए बाहर रहता है, तो कभी रिया, तो कभी दोनों ही। एक दूसरे के लिए भी दोनों न समय निकाल पा रहे हैं, न ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोच पा रहे हैं। फिर मीरा मौसी के लिए वे कहाँ से समय निकालें? दोनों में से कोई भी अपनी तरक्की का मौका नहीं छोड़ना चाहता। रिया वैसे अच्छी लड़की है, पर अपने करियर से समझौता करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार नहीं है। यह सोच उसको अपनी माँ से मिली है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। बचपन से ही उसमें यह जुनून इसलिए भरा गया था कि लोगों को दिखा सके कि उनकी बेटी किसी लड़के से कम बिल्कुल नहीं है। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, पर मम्मा, किसी रिलेशनशिप में सबसे बड़ी होती है आपसी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम अपने नज़रिए से सोचते हैं तो वह अपने लिए सही हो सकता है, पर दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं कि सही हो। आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मीरा मौसी ने अपना हर फैसला खुशियों को केंद्र में रखकर लिया, जो उनके लिए ज़रूर सही था, पर अमन के लिए नहीं। अपने फैसले का परिणाम वे खुद तो भोग ही रही हैं। कहीं ना कहीं अमन भी अपने प्यार को खो देने का गम भुला नहीं पा रहा है। मधु की बातें सुन मैं हतप्रभ रह गई। वास्तव में हम अपने बच्चों में करियर को लेकर ऐसा जुनून भर देते हैं कि पूरी उम्र उनकी ज़िंदगी मशीन बनकर रह जाती है। मधु के अत्यधिक बोलने और आंखों में स्पष्ट असंतोष और झिझक देखकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैं अपने को रोक नहीं सकी।
बोली, कहीं अमन तुमसे तो प्यार नहीं करता था? मेरी बात सुन वह पल भर कुछ चौंकी, फिर अचानक उठ खड़ी हुई, जैसे अपनी मन की वेदना को संभाल नहीं पा रही, और मेरे गले से आ लगी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आज पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में हमारी आंखें इस कदर चौंधिया गई हैं कि हम सब समृद्धि और ऐशो आराम की चीज़ों को ही अपनी सच्ची खुशी समझने लगे हैं। हालांकि जल्द ही हम इनसे उब होने लगती हैं। अगर हम गहराई से देखें तो यही विलासिता आगे चलकर अकेलेपन और सामाजिक असुरक्षा का कारण बनती है। नई पीढ़ी के इस भटकाव का कारण कहीं ना कहीं उसके माता पिता ही होते हैं। फिर मैं उसके बाल सहलाते हुए बेहद आत्मीयता से बोली, मैं मानती हूँ कि बड़ों की गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा तुम दोनों को मिली। फिर भी अब तो यही कहूँगी कि अतीत को भुला आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी मंजिल कभी अमन था, अब नहीं है तो न सही, मंजिलें और भी हैं। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।